अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे कोटद्वार और साथ ही लैंसडाउन के आसपास के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सुबह से हो रही बारिश से मौसम ठंडा हो गया है, तो नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कल रात की बारिश से अल्मोड़ा के रानीधारा रोड में कई घरों में मलबा घुस गया है। लोगों ने जैसे तैसे रात काटी। सुबह घरों से मलबा साफ किया जा रहा है और लोगों का कहना है कि नगर पालिका और जल संस्थान की लापरवाही से लोगों के घरों में पानी घुसा है। घरों में पानी घुसा कल रात की बारिश से। देखिए 3 बजे या 2:30 बजे से बरसात शुरू हुई है। हम लोगों को यहाँ पर फ़ोन आया, हम 3:30 बजे मीनू पंत जी के मकान में पहुँचे हैं। इस कदर यहाँ पर पानी आ गया है कि बाल्टियों के हिसाब से पानी भरा है मकान के अंदर। और ये अभी की बात नहीं है, ये लगातार जब से सिविल लाइन बनी है तब से इनके घर के अंदर पानी आ रहा है। और आप देख सकते हैं पूरा वीडियो देखिए। मैं रात के 2 बजे से हम लोग घर में बैठ के यहाँ पे मैं लगातार डीएम सर को कर रही हूँ, मनोज तिवारी और कैलाश शर्मा, सबको मैंने फोन किया, सबके स्विच ऑफ आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में किशन जोशी जुड़ गए हैं अल्मोड़ा से संवाददाता। किशन, बताइए अभी क्या अपडेट है? अमनदीप, मैं बताऊं कि रात की 2 घंटे की बारिश ने नगर पालिका और प्रशासन की पोल खोल दी कि किस तरह से मानसून की तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही है। हम लगातार न्यूज 18 लगातार खबरों के माध्यम से दिखा रहा है कि रानीधारा पिछले 2 साल से जब से सिविल लाइन का काम शुरू हुआ तब से लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है, क्योंकि रोड में गड्ढे करके इन्होंने छोड़ दिया है। रोड को बनाने के लिए लोग आंदोलन लगातार लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन ये रोड का काम अब जाके जैसी बारिश शुरू हुई तो तब हल्का हल्का काम शुरू इस कोने से और उस कोने से किया जा रहा है। रोड बीच में अभी भी वही हालात हैं। जल निगम और जल संस्थान के पाइप जगह जगह लीकेज होने के कारण लोगों के घरों में पानी जा रहा है। कल रात की बारिश से 2-3 घरों में इस तरह पानी घुसा है कि लोग रात भर सोए नहीं है, उनके घरों में पूरी तरह से मलबा घुस गए हैं। और अभी बारिश रुकने के कारण सुबह से थोड़ा सा सफाई का काम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। अमनदीप, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया किशन आपका। बारिश के बाद में नैनीताल के कुछ इलाकों में खतरा बन गया है। नैनीताल के कई हिस्सों में पत्थर गिरने की घटनाएं भी आम हो रही हैं। गुरुवार को बारिश के बाद में नैनीताल के कृष्णापुर में पहाड़ी से बड़े बोल्डर गिरने से दहशत फैल गई है। जेल के भवन निर्माण के बाद में निचले इलाकों में लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे कि स्थानीय लोग खौफजदा हैं। पिछले साल कृष्णापुर जेल के सम्मुख जो नए क्वार्टर जेल के लिए बनाए गए हैं, इनके बगल से ही एक भूस्खलन हुआ है, जिससे नीचे आबादी के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। बार बार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर और देहरादून जिले के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 29 और 30 जून के लिए यह अलर्ट जारी किया है। वहीं आज भी कई जगह पर बारिश हुई है। उत्तरकाशी में मानसून सीजन में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर बने भूस्खलन जोन इस बार भी चुनौती रहने वाले हैं। यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट, धरासू बड़े भूस्खलन जोन है, तो वहीं पर गंगोत्री हाईवे पर हेलगूघाट, डबरानी, बंदरकोट के पास में बड़े भूस्खलन जोन है, जो यात्रा में यात्रियों के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे छोटे भूस्खलन जोन हैं जो कि बरसात में एक्टिव हो सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी जगह पर मशीनें तैनात कर दी हैं, ताकि मार्ग बंद होने पर उसे जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। इसमें क्या है कि जैसे आप अपना हुगलू घाट वाला है या डाबरकोट वाला है या बंदरकोट वाला है, ये लैंडस्लाइड जोन है, काफ़ी लंबे समय से एक्टिव है। इसमें हम लोगों ने एक जो मशीन डेवलपमेंट प्लान, हैवी मशीन डेवलपमेंट प्लान है, हमारी दोनों यात्रा पॉइंट पर यमुनोत्री वाली में जो NH है और जो BRO वाला है, लगभग 50 से 51 लैंडस्लाइड जोन या फिर जहाँ जहाँ मलबा आता है वहाँ हम लोगों ने हैवी मशीन का डेवलपमेंट प्लान फाइनल किया है।
नैनीताल में नेपाली मूल के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कृष्णापुर क्षेत्र में शेर बहादुर नाम के नेपाली का शव उसके घर में मिला है। सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। द्वारा एक व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया है। हमने उसका परीक्षण उपरांत ये पाया कि वो मृतक है। उसका नाम शेर बहादुर है। उसके फादर का नाम नहीं पता है। वर्तमान का जो पता पुलिस द्वारा बताया गया वो कृष्णापुर तल्ली ताल है। विकासनगर के कालसी में टोंस नदी में नहाने गए एक 19 साल के लड़के की डूबकर मौत हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाकर शव निकाला। मृतक सेलाकुई का रहने वाला बताया जा रहा है। हरिद्वार में शांतरशाह गांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद में हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बीजेपी नेता समेत 3 लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी की इसमें बड़ी भूमिका बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक 23 जून को मृतक लड़की की सहेली का भाई अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ में उसे बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर ले गया था, जहां पर उन्होंने लड़की को बियर पिलाई और नशे में हो जाने के बाद में 3 में से 2 युवकों ने उसके साथ में बलात्कार किया। तीनों युवक लड़की को रात में उसे छोड़कर चले गए, जिसके बाद में लड़की अपने परिचित अमित सैनी के पास गई, जहां अमित सैनी ने भी नाबालिग के साथ में बलात्कार किया और बाद में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिस पर लड़की बेसुध हो गई। बाद में अमित ने अपने परिजनों के साथ में मिलकर लड़की को गांव के बाहर हाईवे किनारे छोड़ दिया। फिलहाल बीजेपी नेता फरार है। ये बात संज्ञान में आया कि नितिन जो इस मृतका की जो दोस्त है उसका भाई था, वो अपने 3 साथियों के साथ इस लड़की को पार्टी के बहाने उसके द्वारा बुलाया गया और इसको बियर पिलाई गई। जब इसको अत्यधिक नशा हो गया तो इन अभियुक्तों ने उस लड़की के साथ, इनमें से 2 अभियुक्तों के द्वारा रेप किया गया। विधानसभा उपचुनाव के बीच में हरिद्वार में गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या के मामले में बीजेपी नेता का नाम आया था, जिससे कि सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है। हरिद्वार में एक्टिव भीम आर्मी ने भयंकर हंगामा किया तो कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी के डीएनए में ही गड़बड़ी है, जिसके बाद में पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में इसी हफ्ते नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना में शामिल बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज सैनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सैनी पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य भी था। हालांकि इसके तत्काल बाद बीजेपी ने सैनी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। चर्चित अंकिता भंडारी केस में बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित मुख्य आरोपी है। तो वहीं पेपर लीक कांड में भी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर है। इसको आदित्य को भी जो है पद से हटा दिया बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। आपके शासन में हो क्यों रहा? आपके शासन में 6 साल में उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में आज पहले नंबर पे चले गया। तो ये हालात बीजेपी ने कर दिया और ये केवल उत्तराखंड में नहीं हो रहा, पूरे देश। बैकफुट में आई बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि नए लोगों को पार्टी में शामिल करने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। तो जिन लोगों को भी हम आगे करते हैं उनका कम से कम पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेकअप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं जो कि मौके का लाभ उठाकर पार्टी में आगे आने का प्रयास करते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि हम पार्टी के विस्तार के साथ साथ पार्टी की स्वच्छता कैसे बनी रहे, कौन सही कार्यकर्ता कैसे आगे आए, उस पर काम कर सकें। हरिद्वार में मंगलौर सीट पर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग नजदीक है और इस बीच हुए इस जघन्य हत्याकांड ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
हरिद्वार में दलित नाबालिग लड़की का गैंगरेप कर हत्या होने के बाद में राजनीतिक दलों के नेता परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। कल कांग्रेस नेता और हरिद्वार लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने शाह पहुंचकर नाबालिग लड़की के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ में पहुंचे वीरेंद्र रावत ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने उनके घर जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात से उत्तराखंड में बीजेपी की सियासत में हलचल है। चर्चा है कि इसके बाद में राज्य में कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है और विस्तार की इस खबर ने मंत्रियों से लेकर विधायकों की धड़कन को तेज कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार में कैबिनेट की 4 सीटें खाली हैं, जिनमें से 3 सीट सरकार के शपथ ग्रहण मार्च 2022 से ही खाली है, जबकि चौथी सीट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद से खाली है। इस बीच कई बार कैबिनेट विस्तार की खबरें उठी, लेकिन दिसंबर 2023 में सीनियर नेताओं को सरकार में दायित्व आवंटन के बाद कैबिनेट विस्तार की खबरों पर विराम लग गया। कहा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार होगा। ऐसे में बीजेपी नेता मुख्यमंत्री की पीएम और गृह मंत्री से मुलाकात को कैबिनेट एक्सटेंशन की हरी झंडी के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 4 सीटें अभी खाली हैं और वैसे इसमें जहाँ तक मेरा मानना है, हाईकमान के निर्देश के बाद और माननीय मुख्यमंत्री की कंसेंट के बाद ही इस पे कुछ हो सकता है। और हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ 4 सीटें भरें। जो लोग एस्पिरेंट हैं, जिनको लगता है कि शायद कहीं विस्तार होगा तो उनका भी नंबर आ जाएगा। जब प्रदेश के लोग जो इसमें रुचि रखते हैं, तो मुख्यमंत्री के मूवमेंट को लेकर, उसका बड़े नेताओं से मिलने को लेकर कयासे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके कारण मुख्यमंत्री उनको मिले हैं, इसलिए कोई विषय वहाँ पर आया होगा। मौजूदा मंत्रियों को अपने विभागों में कटौती का डर सता रहा है, तो कुछ को केंद्रीय नेतृत्व के चौंकाने वाले फैसलों का भी डर सता रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो मंत्री बनने वाले कम से कम 4 विधायकों की किस्मत का पिटारा खुलना तय माना जा रहा है। लिहाजा विधायकों की धड़कनें तेज हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। जिन लाशों को पहचानना ही पुलिस के लिए चुनौती बन गया था, उसका हत्याकांड का खुलासा देहरादून पुलिस ने मात्र 72 घंटे के अंदर कर लिया है, और वो भी मात्र बस के एक टिकट से। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देहरादून में बीते 3 दिनों में पुलिस को 3 शव एक सूखे नाले में पड़े मिले। ये सभी शव इतनी बुरी कंडीशन में थे कि इनको पहचानना भी पुलिस के लिए चुनौती बना था। तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं होने से केस एक चुनौती बन चुका था। लेकिन जांच के दौरान जब पुलिस को शवों के साथ एक बस का टिकट मिला, तो पुलिस की जांच शुरू हो चुकी थी। पुलिस ने बस के ड्राइवर कंडक्टर से पूछताछ की तो पता चला कि बस 23 जून की शाम देहरादून ISBT पहुंची थी। पुलिस ने जैसे ही CCTV कैमरे खंगाले तो सामने आया कि एक शख्स तीनों को बाइक पर बैठाकर साथ ले गया, जिसके बाद पुलिस ने शख्स की तलाश शुरू की और फिर पूछताछ। तब पता चला कि 36 साल के हसीन ने रेशमा और उसकी 2 बेटियों की हत्या की थी। रेशमा बिजनौर की रहने वाली थी। उसके 2 सालों से हसीन से संबंध थे और 8 महीने पहले दोनों के एक बेटी हुई थी, जिसके बाद से रेशमा शादी का दबाव बना रही थी। हसीन के पहले से ही शादीशुदा होने के चलते आरोपी ने पहले तो तीनों को नींद की गोली दी और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। शवों को फर्नीचर फैक्ट्री के पीछे सूखे नाले में कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। हमारे द्वारा जो है वहाँ पर जब घटनास्थल का बारीकी का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर एक रोडवेज बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे। लेकिन उस सीरीज को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और ये पता चला कि एक बस जो नेहटौर से चली थी वहाँ पर 2 लोग इसमें चढ़े थे जो एक थे और वो टिकट उन्हीं का प्रतीत होते हुए हमने पूरा अंदाजा लगाते हुए CCTV फुटेज बस स्टैंड की ली तो वहाँ पर वो महिला और बच्चे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते दिखाई दिए रात्रि में 10:30 बजे के करीब। जो उससे ऐसा क्लियर हो गया था कि इनको कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया।
इस ट्रिपल मर्डर का मुख्य कारण अवैध संबंध था, जिसके चलते 8 महीने की मासूम और 15 साल की एक लड़की के साथ उनकी मां का दर्दनाक अंत हो गया। आरोपी भले ही जेल की सलाखों के पीछे चला गया हो, लेकिन एक परिवार जरूर उजड़ गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और टिहरी झील में इन दिनों दूर दराज से भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्यटन विभाग की अनदेखी के चलते बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पर्यटकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। टिहरी झील बोटिंग पॉइंट में पीने के पानी के साथ ही बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। बोटिंग पॉइंट के पास में लगी दुकानों के पास ही पार्किंग होने के चलते धूल मिट्टी से भी खासी परेशानी होती है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं किया जाता। वहीं पर्यटन विभाग का कहना है कि बोटिंग पॉइंट पर व्यवस्थाएं सुधारने के लिए प्लानिंग की जा रही है। हाँ, धूल मिट्टी काफ़ी उड़ रही है और काम ठीक है वैसे, क्योंकि 2 साल के बाद जो है सीजन आया है तो काम तो सही चल रहा है, लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा अभी देख लीजिए। अभी जितनी दुकानें लगी हैं, आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही है, कोई ये सुविधा नहीं है कि पानी का छिड़काव हो जाए। सुविधाएं तो ऑलमोस्ट क्या है कि क्योंकि पानी जो इतना बड़ी झील है, इसमें क्योंकि जो पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कहीं पे थोड़ा बहुत टूट फूट हो जाती, तो उसको भी ठीक किया जा रहा है। कॉर्बेट और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाघों के साथ में इंसान का टकराव बढ़ता जा रहा है, जिसमें इंसानों के साथ ही बाघों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अक्टूबर 2023 से लेकर 27 जून 2024 तक कॉर्बेट और उससे लगे डिवीजनों में 9 लोग बाघ के हमले में मारे गए, जबकि इन घटनाओं में 4 लोग घायल हुए, जिससे लगातार बढ़ती बाघों की आबादी से लोगों में डर पैदा होता जा रहा है। माना जा रहा है कॉर्बेट में क्षमता से कहीं ज्यादा बाघ हो चुके हैं, जिससे वो आबादी वाले इलाकों में चले जाते हैं। देखिए, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पर उसकी क्षमता से अधिक बाघ हैं, और जो वन अधिकारी उनका कहना है कि एक बाघ के लिए जो 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो सफिशिएंट होता है। तो 1300 वर्ग किलोमीटर का कॉर्बेट पार्क है, तो यहाँ पर 60-70 बाघों को समाने की क्षमता है, लेकिन यहाँ पर पूरे क्षेत्र के अंदर लगभग 250-300 बाघ हैं, और यही कारण है कि जो बाघ है वो आबादी के बीच में आ रहे हैं। कॉर्बेट प्रशासन का भी मानना है कि बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। अकेले कॉर्बेट में ही 1288 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 260 बाघ मौजूद हैं। ऐसे में बढ़ते बाघ इससे लगे डिवीजन की ओर रुख करते हैं, जहां उन्हें कई बार आसान शिकार भी मिल जाता है। जबकि रामनगर वन प्रभाग में बाघों की ये संख्या 67 है और तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन में 52 बाघ की मौजूदगी है। पिछले कुछ सालों में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, या अगर हम पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहें तो गलत नहीं होगा, कि मानव वन्य संघर्ष की घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ी हैं, चाहे वो गुलदार हों, चाहे टाइगर के साथ संघर्ष हो। इसके कई सारे कारण हैं। पहला जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो टाइगर्स हैं वो फ्रिंज एरिया की तरफ उनका झुकाव और रुझान बढ़ा है, क्योंकि फ्रिंज एरिया में बहुत सारे ऐसे कैटल्स और पशु मौजूद हैं जो इजी प्रे के रूप में टाइगर के अपना भोजन बनाता है, और उस कारण से वो बाहर आता है। घटते जंगल और बढ़ते बाघों की संख्या ने वन विभाग के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। ऐसे में इंसान से इनका बढ़ता टकराव रोकने के लिए वन विभाग को और भी कारगर कदम उठाने होंगे, जिससे बाघ और इंसान अपनी हद में आराम से रह सकें। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। वैसे तो आपने अनेकों मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी देवी के मंदिर के बारे में बताते हैं जो न सिर्फ इंसानों की मनोकामना पूरी करती है, बल्कि जानवरों से भी उनकी रक्षा करती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रानीखेत के देवदार और बांज के इन घने जंगलों के बीच एक ऐसी देवी का मंदिर है जिसे झूले पर झूलना पसंद है, और ये खुद माँ ने अपने भक्तों के सपनों में आकर बताया। वाकया आज से 700 साल पुराना है।
जब पीलखोली गांव के ग्रामीण बाघ और तेंदुए के आतंक से परेशान थे। तभी एक रात एक ग्रामीण के सपने में मां आई और उन्होंने बताया कि घने जंगल के बीच उनकी प्रतिमा जमीन की गहराइयों में मौजूद है और यहाँ पूजा करने से खूंखार जंगली जानवरों के सारे आतंक रुक जाएंगे। ग्रामीणों ने ऐसा ही किया और खुदाई में मां की मूर्ति निकली और तभी से इस जगह पर मां की पूजा अर्चना शुरू हो गई और लगातार यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। बाकी आस्था यही है कि पहले आई हूँ तो मनोकामना पूरी हुई है, अभी हम दोबारा आए हैं कि मनोकामना पूरी हुई है तो एक घंटी चढ़ा के आते हैं। सुना है मंदिर के बारे में कि मनोकामनाएं पूरी होती है। तो झूला देवी यहाँ माता को झूले में देखा जाता है हमेशा और माँ बढ़िया से अपने दर्शन देती है सभी भक्तों को और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कराती है। और दूसरा यहाँ पे जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं उनके लिए होता है कि वो लोग अपनी घंटी चढ़ाते हैं, यहाँ पे घंटी चढ़ा करके माता का आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता है ग्रामीणों ने जब 700 साल पहले मां की आराधना शुरू की तो ग्रामीणों के छोटे छोटे बच्चे बांज के पेड़ों में झूले डालकर झूलने लगे। तभी एक रात फिर मां एक ग्रामीण के सपने में प्रकट हो गईं। मां ने खुद भी झूले में झूलने की इच्छा जाहिर की। तभी से मां की जमीन से निकली प्रतिमा को झूले में बैठा दिया गया और मां झूला देवी कहलाई। पिलखोली गांव का रहने वाला पंत परिवार सदियों से मां झूला देवी की सेवा करता आया है और उनके पास मां की महिमा की अनेकों प्रत्यक्ष कहानियां हैं। तो यह मंदिर जो है 700 साल पुराना है और 700 साल से लोगों की इस मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्तजन आते हैं और माता रानी से इतनी ज्यादा श्रद्धा और उनकी आस्था है कि वो यहाँ पे आते हैं, अपनी मनोकामना माता रानी के सम्मुख रखते हैं। कहते हैं कि माँ ने स्वप्न में किसी पूर्वज के उसमें ये स्वप्न में ये डायरेक्ट किया, ये निर्देश दिया कि उनकी जमीन के भूभाग में मेरी एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा की आप पूजा नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको ये हिंसक पशुओं के द्वारा आपका नुकसान हुआ है। क्या हुआ कि एक बार जब यहाँ पर पूजा अर्चन चल रहा था तो माँ किसी छोटे छोटे बच्चे किसी पेड़ की डाल में झूला डाल के झूला खेल रहे थे, तो माँ ने फिर कहा कि आपके बच्चे तो झूला खेलते हैं, मेरी प्रतिमा को आपने नीचे रखा है, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी झूलूं। जाहिर है माँ झूला देवी की अपनी महिमा है। मान्यता है कि बाघ और गुलदार जैसे खूंखार जानवर होने के बावजूद यहाँ वो कभी इंसानों पर हमला नहीं बोलते। ग्रामीण इसे माँ झूला देवी की महिमा मानते हैं। मान्यता है कि विशेष मौकों पर बाघ और तेंदुए जैसे जानवर भी माँ के दरबार में दस्तक देते रहते हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि माँ की सवारी वाले ये जानवर माँ झूला की पूजा से इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि सुबह शाम सिर्फ उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। काजी निजामुद्दीन ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। गाड़ियां चेक हो रही हैं, ये सारी पुलिस जबरदस्त पुलिस यहाँ लगा रखी है, नाकाबंदी। पीछे बसपा कार्यालय है, उसकी चेक उसको नहीं रोका जाएगा। सेंट्रम होटल में बढ़ाना रुका हुआ है, लाखों रुपए रोज वहाँ खर्च हो रहे हैं, करोड़ों वहाँ से वो खर्च कर रहा है, उसकी कौन चेक कर रहा है? उसकी मुझे सुबह दोपहर शाम मुझे चेक कर रही मेरी गाड़ी, आते जाते मेरी गाड़ी चेक हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।